हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन मानव रचना ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आगे भी इस प्रकार के वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो आज हम इसी सीरीज के अंदर 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसल का उत्पादन करना और उसका प्रबंधन करना। तो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, इवन टू ह्यूमन को भी डेली हमें भोजन की नीड होती है। और हमें भोजन की क्यों नीड होती है कि जितने भी हमारे शरीर की प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया और एटसेट्रा, बहुत सी हमारी जो प्रोसेस होती है, या बॉडी की ग्रोथ है, बोन की ग्रोथ है, उन सभी के लिए हमें क्या चाहिए? सेल डिवीजन के लिए भी क्या चाहिए? भोजन चाहिए। और ये भोजन हम किससे प्राप्त करते हैं? ये भोजन हम प्राप्त करते हैं प्लांट से। और प्लांट किससे प्राप्त करते हैं? प्लांट का हमने पढ़ा है कि प्लांट है वो अपना भोजन है वो खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, यानी इट मीन्स वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। जो हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, जो कि इन्वायरमेंट से वो गेन कर लेते हैं, जिसको हम भी रिलीज करते हैं। और जो व्हीकल्स वगैरह है उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती रहती है। और सनलाइट है वो सूर्य से उनको प्राप्त हो जाती है, रूट से उनको वाटर प्राप्त हो जाता है। और क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट्स होता है वो उनके अंदर प्रेजेंट रहता है लीव्स के अंदर। और उन सभी की प्रेजेंस के अंदर ये क्या करते हैं? अपना फूड है वो प्रिपेयर करते हैं। और वही भोजन हम क्या करते हैं? पौधों से वेजिटेबल्स के रूप में, फ्रूट्स के रूप में और सीड्स के रूप में हम गेन कर लेते हैं। यानी कि हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। खुद बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम किचन में बनाते हैं, हम तो किचन में तैयार कर रहे हैं भोजन, तो क्यों नहीं बना सकते? वो एक अलग तरीका है, वो हम उसको पका रहे हैं, न कि बना रहे हैं। पकाना एक अलग चीज़ है और बनाना अलग चीज़ है। प्लांट्स है वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, परंतु ह्यूमन है वो बनाता नहीं है, वो पकाता है। और वो भोजन किससे प्राप्त करता है? वो प्लांट से प्राप्त करता है। आगे हम बात करें कि अगर हम इंडिया के अंदर बात करें कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इसको भोजन प्रोवाइड करवाना है, तो इसको भोजन प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या तरीका होगा? रेगुलर प्रोडक्शन जरूरी है। अगर हमें इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन प्रोवाइड करवाना है तो इसके लिए क्या चाहिए? रेगुलर प्रोडक्शन जरूरी है। अगर क्रॉप का प्रोडक्शन रुक गया तो सप्लाई क्या होगी? सप्लाई के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, हमें भोजन प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है किसके लिए? रेगुलर प्रोडक्शन जरूरी है क्रॉप का। सेकंड है प्रॉपर मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट भी जरूरी है। अगर हमने फसल को लगा दिया है तो उसकी ग्रोथ जब तक वो पककर तैयार नहीं हो जाती, उसके लिए हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। चाहे उसका हम स्टोरेज भी कर रहे हैं तो उसका भी मैनेजमेंट किया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा? था डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पहला तो क्या रहेगा? क्रॉप का प्रोडक्शन है, फिर उसका मैनेजमेंट जरूरी है, और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन। तब जाके इतनी बड़ी जनसंख्या, जैसे 130 करोड़ जनसंख्या अपने इंडिया की है, तो उसको भोजन प्रोवाइड हो सकता है। अब देखते हैं आगे कि क्रॉप क्या चीज है। देखो क्या है कि अगर हम किसी एक सर्टेन एरिया के अंदर, लार्ज अमाउंट के अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, सम सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, यानी बड़े मात्रा के अंदर अगर एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के प्लांट लगाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप। ठीक है, और क्रॉप जैसे हम बात कर लेते हैं, सीरियल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सभी क्या है कि इसी में क्रॉप मानी जाएगी। जैसे अभी हमने लगा रखी है रबी क्रॉप चल रही है। सीजन की बात करें, सीजनली ये फसलें हैं वो दो टाइप्स की होती है। जैसे अभी जो मौसम है वो रबी क्रॉप्स का है, और गेहूं हमने बो रखा है, गेहूं की फसल लगा रखी है। तो सीजन के आधार पर इनको फसलों को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है रबी क्रॉप और सेकंड है खरीफ क्रॉप। अब रबी क्रॉप कौन सी है कि वो क्रॉप है जिसको क्या किया जाता है? विंटर सीजन के अंदर ग्रो किया जाता है, यानी विंटर सीजन के अंदर हम उसको लगाते हैं। और जैसे ही गर्मियों का मौसम आ जाता है, यानी समर सीजन आता है, उस दौरान हम उसकी कटाई करते हैं। तो वो कौन सी फसल होती है? वो रबी की क्रॉप होती है। जैसे हमने देखा कि गेहूं की फसल हमने कब बोई थी? हमने ठंड के टाइम में, जब विंटर सीजन चल रहा था, उस दौरान हमने इसको ग्रो किया था। और अब इसकी हार्वेस्टिंग और जो कटाई हो रही है वो हम कब कर रहे हैं? अभी गर्मी के मौसम में अभी कटाई चल रही है। तो वो फसल जिसको क्या किया जाता है? विंटर सीजन के अंदर तो ग्रो किया जाता है। टाइम पीरियड क्या रहता है? जैसे अक्टूबर से लेकर के अभी मार्च तक का जो टाइम है वो इसी फसल का टाइम होता है। नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप।
अब क्या होगा, जैसे ही हमने रबी क्रॉप की कटाई कर चुके हैं, गेहूं की कटाई हो चुकी है, ठीक है, गेहूं की, अब रबी क्रॉप में कौन कौन सी फसलें आएगी, गेहूं आएगा। गेहूं के साथ हमने क्या बोल रखा है, गेहूं के साथ हमने बोल रखा है चना, यानी ग्राम, वीट, लिनसीड यानी कि तिल, ठीक है। ये फसलें किस में, मटर हो गई, ये फसल किस में आ रही है, ये आ रही है रबी की क्रॉप में। खरीफ क्रॉप के अंदर कौन सी है, जैसे अब रबी की फसल की कटाई होगी और कटाई के बाद में जो फसल हम ग्रो करेंगे, यानी आगे आने वाला जो सीजन है वो कौन सा है, वो सीजन है खरीफ क्रॉप का। और अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट 1-2 महीने के बाद में बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जून के अंदर हमारी यहाँ बारिश शुरू हो जाती है, तो वो सीजन माना जाता है कौन सा, रेनी सीजन। तो रेनी सीजन के अंदर जिस फसल को हम ग्रो करते हैं वो कौन सी होती है, वो होती है खरीफ क्रॉप होती है। और इसका जो टाइम पीरियड रहता है, जैसे जून से लेकर के हम सितंबर मंथ तक इसको क्या करते हैं, इस फसल का टाइम पीरियड रहता है। सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर के अंदर हम वापस फिर गेहूं की फसल का बुआई शुरू कर देते हैं। तो आगे देखते हैं हम इन फसल को प्राप्त करने के लिए किसान के द्वारा, यानी कि ऐसा नहीं है कि बीज बो दिया और फसल तैयार होगी, कोई मेहनत नहीं लग रही, यानी कि इस फसलों को प्राप्त करने के लिए किसान के द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटीज की जाती है, उनको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो हम उनकी बात करेंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट आपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब क्या होता है कि किसान फसल का उत्पादन करने के लिए, फसल को बोने से लेकर के उसकी कटाई तक जितनी भी एक्टिविटीज़ वो करता है, उन सभी को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। यानी कि जब उसने मिट्टी की तैयारी शुरू की तब से लेकर के जब तक उसने उसकी कटाई की, उस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब उसमें कौन कौन सी होगी, सबसे पहले तो वो क्या करेगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेगा, मिट्टी की तैयारी करेगा। सेकंड क्या करेगा, शोविंग करेगा, शोविंग यानी सीड शोविंग, बीज की बुआई करेगा। उसके बाद में इरिगेशन, मैन्योरिंग और फर्टिलाइजेशन हो गया, और प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन करेगा वीड्स और एनिमल्स के। उसके बाद में वो क्या करेगा, उसकी हार्वेस्टिंग करेगा, यानी पक्के तैयार होगी, और उसके बाद में स्टोरेज। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी ये सारी की सारी क्या कराएगी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहलाएगी। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पूछ ले कि क्या होगी, तो क्या होगी, सेवरल एक्टिविटीज़, यानी कि वो सभी बहुत सारी क्रियाकलाप जिनको क्या किया जाता है, किसान के द्वारा किया जाता है फॉर द कल्टीवेशन क्रॉप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। निश्चित समय जो टाइम पीरियड होता है फसल का, उसके दौरान जितनी भी वो क्रियाएं करता है उनको बोलते हैं हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है और वो उनके नाम बताइए कौन कौन से हैं। तो नहीं, मैं अभी आपको बता चुका हूँ प्रॉपरली, हम पॉइंट टू पॉइंट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके अंदर आपको पता चलता जाएगा कौन कौन से। तो फर्स्ट पॉइंट उसमें कौन सा आता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का, जिसके अंदर क्या किया जाता है, मिट्टी को हल के द्वारा, यानी प्लाऊ यानी हल के द्वारा क्या किया जाएगा, उसको लूजन किया जाएगा। लूजन यानी कि उसको कहते हैं हम लोकल भाषा में बोलते हैं पोला किया जाएगा, ठीक है। और उसके लिए क्या करेगा, वो प्लाउइंग करेगा, यानी कि हल चलाएगा। और उसके अंदर क्या करता है, जब ये प्रक्रिया जो होती है जिसके अंदर वो हल चलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। यानी कि मिट्टी को पलटना और उनको क्या करना, पोला बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, टीलिंग और प्लाउइंग बोलते हैं। ये ध्यान रखना, डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है कि टीलिंग और प्लाउइंग क्या चीज़ होती है। तो वो प्रक्रिया जिसके अंदर किसान क्या करता है, मिट्टी को क्या करता है, पोला बनाता है और मिट्टी को पलटता है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं टीलिंग और प्लाउइंग बोलते हैं। और ये कार्य करने के लिए वो किसका यूज करता है, वो यूज करता है हल का। किसका यूज करेगा, हल का यूज करेगा। और इसके लिए वो हल जो यूज करते हैं, पुराने समय के लकड़ी के बने हुए हल हुआ करते थे, और आजकल किसके यूज हो रहे हैं, आयरन के हल यूज होते हैं। वो हम देखते हैं, बहुत सारे जो खेती करते हैं उनको ज़्यादा पता होगा इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट है, जब कई बार ऐसा होता है कि जब मिट्टी की तैयारी यानी कि सॉइल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उस दौरान अगर मिट्टी गीली नहीं होती, ठीक है, मिट्टी गीली नहीं होती यानी कि सूखी मिट्टी रहती है, ड्राई सॉइल है और ड्राई सॉइल के अंदर प्लाउइंग प्रोसेस की जाती है, तो क्या होता है, उसके अंदर बड़े बड़े साइज के, बिग साइज के क्या हो जाते हैं, मिट्टी के ढेले बन जाते हैं। बड़े बड़े पीस क्या बन जाते हैं, मिट्टी के तैयार हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रम्स।
ठीक है, जो मिट्टी के ढेले बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, क्रम्स बोला जाता है। अब इन क्रम्स को ऐसा तो है नहीं कि हमने क्या किया, उसमें प्लाउइंग की, हल चलाया और हल चलाने के बाद में बड़े बड़े ढेले बन गए और उसी के अंदर हमने बीज डाल दिया, ऐसी प्रक्रिया तो नहीं होगी। फिर उसके लिए क्या किया जाएगा, इन क्रम्स को तोड़ा जाता है और इन क्रम्स को तोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्लांक का यूज करते हैं, प्लांक की सहायता से, ठीक है, या लेवलर की सहायता से हम क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं और मिट्टी को क्या करते हैं, लेवल के अंदर तैयार कर लेते हैं, ताकि इरिगेशन वगैरह भी की जाए, सिंचाई भी की जाए तो भी कोई दिक्कत ना हो। अब पहली हमारा जो वर्क था वो कंप्लीट हो चुका, यानी कि हमने मिट्टी की तैयारी कर चुके, यानी किसान क्या कर लिया, मिट्टी को तैयार कर चुका है। अब क्या करेगा, मिट्टी तैयार होने के बाद में वो शोविंग करेगा, शोविंग ऑफ सीड्स, यानी बीज को बोएगा। और बीज बोने से पहले क्या किया जाता है, ये चेक किया जाता है कि सीजन कौन सा चल रहा है। कि अगर हम बीज बोने की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि अब सीजन कौन सा चल रहा है। सीजन चलेगा अभी नेक्स्ट, जैसे हम बात करें खरीफ का चलेगा और हम बोल रहे हैं रबी की फसल का चुनाव कर रहे हैं और उसको बोने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, पहले ये चेक किया जाएगा कि सीजन कौन सा चल रहा है। फिर क्या किया जाएगा, सीड का चुनाव किया सीजन के अकॉर्डिंग। अब सीड का चुनाव करते समय भी ये ध्यान दिया जाएगा सिलेक्शन के समय कि सीड्स है वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है। अच्छी क्वालिटी के सीड्स को क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अच्छी क्वालिटी के सीड को सिलेक्ट करने के बाद में फिर क्या किया जाएगा, दो मेथड हम यूज करते आए हैं बीज को बोने की। एक तो ट्रेडिशनल मेथड होती है और एक होती है सीड ड्रिल मशीन के द्वारा, जो आज के समय में जो हम यूज करते हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके अंदर दो प्रकार की मेथड रहती है। एक तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड होती है। ब्रॉडकास्टिंग मेथड मींस सेपरेटिंग द सीड्स बाय हैंड्स, ठीक है। यानी बीज को क्या किया जाए, हाथों के द्वारा क्या किया जाए, फैलाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं छिड़कना, छिड़कवा विधि बोला जाता है। इस छिड़कवा विधि में क्या किया जाता है, बीजों को पहले पानी लगाया जाता है, पानी लगाने के बाद में बीजों को छिड़क करके उसके ऊपर स्वागत चला दिया जाता है, यानी लेवलर चला दिया जाता है। ये प्रक्रिया रहती है। दूसरा तरीका रहता है वो है सीड ड्रिल मशीन का, जो आज के समय में यूज होती है, जिसके अंदर प्रॉपर डेप्थ रहती है, ठीक है, प्रॉपर गहराई के अंदर बोया जाएगा उसको, और जो प्लांट टू प्लांट की जो डिस्टेंस है वो भी प्रॉपर रखी जाती है, ताकि पौधों को ग्रोथ करने में कोई दिक्कत ना हो, उनको पूरी लाइटिंग, पूरा स्पेस मिले उनको। इसलिए क्या है, ये सीड ड्रिल मशीन है वो आज के समय में सबसे अच्छी मानी जा रही है। क्योंकि पौधों के जब हम बीज बो रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, जैसे आपने देखा होगा, हम अगर कॉटन की फसल की बुआई करेंगे, तो खरीफ की फसल है कॉटन। अब कॉटन के अंदर या हमने मेज के अंदर, मक्का के अंदर, मक्का भी किसकी है, खरीफ की क्रॉप है। अब कॉटन के अंदर हमने देखा है जो प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस, यानी कि यहाँ एक प्लांट लगाया है, ये प्लांट यहाँ है, एक प्लांट यहाँ है, इस प्रकार रखे जाते हैं। यानी कि प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस और दो पौधों के बीच में जो गैप आता है उसकी डिस्टेंस, प्लांट से प्लांट और कूड से कूड बोल सकते हैं हम उसको, यानी जो बीच में उनके स्पेस रखा जाता है, उन दोनों का स्पेस, वो दोनों एक प्रॉपर वे में देखा होगा हमने, वो स्पेस ज़्यादा रखे जाते हैं। बट अगर हम वीट की, गेहूं की फसल की बात करें, गेहूं के अंदर हमने देखा है कि लगातार पास पास में पौधे बोए जाते हैं, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो कॉटन और मेज वगैरह है, इन प्लांट्स के जो ये प्लांट्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्पेस कवर करते हैं, ज़्यादा हाइट तक जाते हैं, ज़्यादा स्पेस कवर करते हैं, इसलिए इनके बीच की डिस्टेंस प्रॉपर रहनी चाहिए। अगर प्रॉपर डिस्टेंस नहीं होगी तो प्लांट्स है वो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा और हमारा जो प्रोडक्शन है क्रॉप का वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। दूसरा, वीट के अंदर प्लांट्स है वो साइज उसका छोटा होता है, इसलिए ज़्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको क्लोजली क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, इससे पहले हमने दो प्रैक्टिस के बारे में बात की, एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस चल रही थी किसान के द्वारा जो की जा रही है उनके बारे में। तीसरी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब किसान क्या करता है, मिट्टी की तैयारी की, उसके बाद में बीज की बुआई की, बुआई करने के बाद में ऐसा फील होता है कि क्रॉप्स के अंदर किसी एक न्यूट्रिएंट्स की वजह से प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, या उनकी जो लीव्स है वो येलोइश हो गई है,
तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके अंदर कुछ मैन्योर या फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाएंगे। अब ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते क्या है, ये एक प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं और ये प्लांट्स को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें कि प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए जिन सब्सटेंस को हम सोइल के अंदर ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, किसके रूप में ऐड करेंगे, पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिएंट्स के रूप में हम इसको ऐड करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। अब क्या है, हम इनको क्यों ऐड करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है हम इनको ऐड करने की, तो मैंने अभी जैसे बताया कि हम फसल में कुछ या तो कमियां नजर आएगी तो हम उसमें ऐड करेंगे, उसके अलावा क्या रहेगी और ये कमियां क्यों आएगी। नंबर एक तो रीजन क्या रहता है कि न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं किसके लिए, एसेंशियल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स की आवश्यक जो ग्रोथ है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्या चीज, जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स है, इसलिए इनको ऐड किया जाता है। पहली बात तो ये रहती है। दूसरा, ऐसा क्यों हुआ कि फसल के अंदर इन्हीं की कमी आ रही है, वो मेन रीजन होता है कि कंटिन्यूअस ग्रोविंग क्रॉप्स। अब लगातार किसान क्या करता है, फसल जो सोइल है उसको कभी भी फ्री नहीं छोड़ता, जो अपना खेत है उसको कभी भी फ्री नहीं रहने देता, कंटिन्यू एक फसल की कटाई उसके बाद में दूसरी फसल हम ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी आ जाती है। उसके अलावा क्या रीजन और रहते हैं, एक जो क्रॉप का जो पैटर्न होता है वो भी हम फॉलो नहीं करते किसान के द्वारा। हम लगातार क्या करते हैं, या तो एक ही प्रकार की जो फसलें हैं, ज़्यादा गहराई में जड़ जाने वाली जो रूट जाती है वो फसलें, या कम गहराई में जाने वाली जो रूट वाली फसलें होती हैं उन्हीं को बोते हैं। और ना ये चाहिए कि वन टाइम तो ऐसा हो कि ज़्यादा गहराई में जाने वाली फसल है उसको ग्रो किया जाए। जैसे हमने चने के अंदर क्या है, चने के अंदर जो रूट्स है वो काफ़ी गहराई में जाती है, इसलिए जो गहराई वाले न्यूट्रिएंट्स है उनको वो गेन कर लेता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो फसल बोई जाए वो ऐसी फसल बोई जाए जिनकी जड़ें कम गहराई तक जाती हो, ताकि क्या होगा, जो ऊपर वाली लेयर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो फसल को क्या हो, प्रोवाइड हो जाए। तो इस प्रकार का अगर हम जो क्रॉप पैटर्न है उसको अपनाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों से बच सकते हैं, हमें इन चीज़ों की आवश्यकता कम पड़ेगी। अदरवाइज हमें लगातार इन चीज़ों को ऐड करते रहना पड़ेगा। अब मैन्योर की डेफिनेशन क्या है, ये क्या होते हैं, मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिनको हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, किस माध्यम से, जो प्लांट्स वेस्टेज हैं उनसे, और जो एनिमल्स एक्सक्रेटा होता है, एक्सक्रेटा मीन्स जो उनके अपशिष्ट पदार्थ है पशुओं के, एनिमल जंतुओं के, जैसे कि हम पशुओं की बात करें तो पशुओं का गोबर हो गया, उनका यूरिन हो गया, उसको हम खाद के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। या प्लांट्स की जो ड्राई लीव्स है उनका यूज किया जाता है किसके लिए, खाद बनाने के लिए, यानी मैन्योर तैयार करने के लिए। अब ये मैन्योर है ये कुछ टाइप्स की होती है, जैसे हमने पढ़ा है, एक तो होती है ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर हरी खाद, इससे जैसे गवार है उससे हम ग्रीन मैन्योर तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो गवार है उसको ग्रो किया जाएगा खेत के अंदर, अब फील्ड के अंदर उसको ग्रो किया जाएगा, और जैसे ही उसके अंदर फूल आने शुरू हो उससे पहले ही उसको क्या किया जाता है, हैरों की सहायता से फसल मिट्टी के अंदर ही उसको क्या कर दिया जाता है, मिक्सअप कर दिया जाता है, उसकी बुआई कर दी जाती है मिट्टी के अंदर, जो उसको हम बोलते हैं ग्रीन मैन्योर्स। उसके बाद आते हैं काउ डंग मैन्योर्स, यानी पशुओं के गोबर से जो खाद बनाई जाती है, काउ डंग मैन्योर्स। जैसे गाँव में हमने देखा है खाद की ढेरियाँ लगी रहती है, तो वो खाद क्या है, काउ डंग मैन्योर्स है, और उसका यूज क्या किया जाता है, खेतों के अंदर किया जाता है। उसके अलावा एक आती है कंपोस्ट, जिसको तैयार किया जाता है अर्थवर्म से, ठीक है, ये भी अच्छी खाद मानी जाती है, ब्लैक कलर की होती है ये, और ये अर्थवर्म वगैरह है उनसे क्या की जाती है, जिसको केचुए की खाद भी बोल देते हैं। तो ये तो कि खाद के बारे में बात थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक। अब ये जो फर्टिलाइजर्स है इसको हम तैयार करते हैं कहाँ पर, ये केमिकल्स सब्सटेंस होते हैं जिनको क्या किया जाता है, फैक्ट्रियों के अंदर तैयार किया जाता है, यानी केमिकल्स होते हैं जिनको एक प्रॉपर वे से क्या किया जाएगा, फैक्ट्रियों के अंदर तैयार किया जाएगा, और ये एक विशेष प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को ही अपने अंदर रखते हैं,
जैसे कि इनके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन मिलेगी, फास्फोरस मिलेगी और पोटासियम मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर जो फर्टिलाइजर्स है वो कौन कौन से है, जैसे यूरिया, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो फर्टिलाइजर्स है ये यूरिया यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि 78% क्या होती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन यूरिया के अंदर मिलती है कितनी, 78%। उसके अलावा NPK, इसको बोलते हैं 12, 32 और 16, यानी कि NPK इसके अंदर 12, 32, 16, ये क्या है कि 12% तो इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन है, 32% इसमें फास्फोरस है और 16% इसके अंदर पोटासियम पाया जाता है, NPK। उसके अलावा DAP, डाई अमोनिया फास्फेट। अब DAP है, इसके अंदर हमारे पास एक तो क्या होगा, नाइट्रोजन होगी और दूसरा इसके अंदर फास्फोरस होती है। ये दो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो जो फर्टिलाइजर्स है ये 2 या 3 न्यूट्रिएंट्स ही क्या करते हैं, एक बार के अंदर फसल को प्रोवाइड करवाते हैं। बट मैन्योर्स के अंदर हम बड़ी क्वांटिटी के अंदर मैन्योर्स जो न्यूट्रिएंट्स है वो फसल को प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इजी से रिलेटिव आता है कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में दोनों में डिफरेंस क्या है, कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो अभी जैसे ज़्यादातर जो 8th की कक्षाएं वो बोर्ड की हो रही है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से इसको हम अभी समझेंगे। तो मैन्योर क्या है, जैसे हमने पहले ही बात की थी, मैन्योर क्या थी, ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, यानी कि जिनको हम प्लांट वेस्टेज और एनिमल एक्सक्रेटा से हम तैयार कर रहे थे। और फर्टिलाइजर्स है जो कि क्या थे, केमिकल थे, जिनको हम क्या के फैक्ट्रीज में तैयार कर रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करें, ये इजीली मेड होते हैं, यानी आसानी से बनाए जाएंगे, क्योंकि क्या है, प्लांट और एनिमल के वेस्टेज होते हैं जिनको गड्ढे में डाला, कुछ टाइम तक रखा, उसके बाद में बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज कर देंगे और इसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये है, ये फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है और एक वेल तरीका रहता है इसको तैयार करने का, यानी हर चीज़ एक सिंपल एक रेशो के अंदर इसको क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा मिला करके। सेकंड हम बात करें, दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये क्या थे, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये क्या है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, ये केमिकल सब्सटेंस है और ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो उसके अलावा जो मैन्योर है वो सोइल के ऊपर किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं डालती, हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालती है, और ये साइड इफेक्ट डालती है, या तो फसल को क्या कर देगी, जैसे मैंने एक अलग पॉइंट से भी इसको दिया है, ये साइड इफेक्ट डालती है। दे मेक द सॉइल फर्टाइल, यानी कि अगर मैन्योर हम ऐड करेंगे मिट्टी के अंदर, अगर हमारे पास जो सोइल है और वो सोइल है कैसी, सैंडी सोइल है, यानी कि रेतीली मिट्टी है, उसके अंदर भी अगर हम गोबर की खाद और क्ले वगैरह मिक्स करके तो उसको भी हम फर्टाइल बना सकते हैं। लगातार इस प्रकार की प्रोसेस हम रखें तो इट मीन्स, कहने का मतलब ये हुआ कि मैन्योर को ऐड करके हम सोइल को कैसा कर दे सकते हैं, फर्टाइल बना सकते हैं। इससे क्या है, सोइल अनफर्टाइल हो जाएगी। लगातार हम फर्टिलाइजर्स ऐड करते रहे सोइल के अंदर तो मिट्टी की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। आगे है, डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ सोइल, ये सोइल की नेचर को चेंज नहीं करेगा, और ये सोइल की नेचर को चेंज कर देगा, जो मैंने इसके अंदर आपको साइड इफेक्ट वाले में बता रहा था। नेचर कैसे चेंज कर देगा, या तो सोइल को ज़्यादातर एसिडिक बना देगा या फिर बेसिक बना देगा, यानी मिट्टी अम्लीय हो जाएगी या क्षारीय। लगातार इस प्रकार के फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं हम। अगर हम ज़्यादातर एसिडिक फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं तो मिट्टी एसिडिक हो जाएगी, और अगर हम बेसिक फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट इज़ वेरी, उसी प्रकार से देखते हैं हम आगे, ये बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। सस्ते इसलिए क्योंकि मैंने बताया कि जैसे इसको हम घर पे भी तैयार कर सकते हैं गोबर की खाद वगैरह से, और ये फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं इसलिए ज़्यादातर कॉस्टली होते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सोइल की, यानी कि पानी को बांध के रखने की क्षमता, जैसे हमने सैंडी सोइल के अंदर यानी कि रेतीली मिट्टी में देखते हैं कि अगर उसके अंदर पानी डालते हैं तो डालते हुए सारा पानी नीचे पहुंच जाता है, क्योंकि ज़्यादातर उसके जो सैंड का साइज होते हैं पार्टिकल्स का वो बड़ा होने की वजह से वो पानी को होल्ड नहीं कर सकती। अदरवाइज हम अगर मैन्योर का यूज करेंगे तो जो पानी को होल्ड रखने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से मिट्टी लंबे समय तक गीली रह सकती है और फसल अच्छी ग्रोथ करती है। और इसकी वजह से अगर हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाती है। उसके अलावा हम और भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर डिफरेंस में, जैसे मैन्योर है वो लार्ज स्पेस कवर करता है, फर्टिलाइजर्स है वो कम स्पेस कवर करता है। मैन्योर से हमें सभी जो
न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड होते हैं फसल को, और इससे 2 या 3 न्यूट्रिएंट्स ही क्या होते हैं, एक बार के अंदर हम इसको फसल को प्रोवाइड करवा सकते हैं। मैन्योर से जो फर्टिलाइजर्स है वो अपना इफेक्ट लॉन्ग टाइम के बाद में शो करते हैं, और ये इंस्टेंटली क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स अपना इफेक्ट शो करते हैं। ये कुछ डिफरेंस के बेस पे, इन कुछ पॉइंट्स के बेस पे हम इन दोनों के क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। अगर कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मैन्योर, मैन्योर का एडवांटेज क्या है, खाद के फायदे क्या है, तो यहाँ पर जो पॉइंट्स आपको फायदे वाले नजर आ रहे हैं तो वो आप उसके एडवांटेज के अंदर लिख सकते हो। जैसे हमने पहला बताया कौन सा, कि सॉइल को फर्टाइल बनाती है ये, और डू नॉट चेंज द नेचर ऑफ सॉइल, इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एक मैंने अभी बताया कि एक से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम एडवांटेज के बारे में भी पढ़ सकते हैं कि मैन्योर के एडवांटेज क्या है। तो उसके अलावा इनकी एग्जाम्पल भी डाल सकते हो मैन्योर के, जैसे मैंने ग्रीन मैन्योर का, काउडंग मैन्योर बोला, फर्टिलाइजर्स के अंदर NPK, यूरिया, DAP आप इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का जो पॉइंट्स था वो था इरिगेशन। अब क्या होता है कि जब फसल को हमने मिट्टी की तैयारी की, बीज बोया, बीज बोने के बाद में हमने उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स दिए, उसके बाद में फसल को आवश्यकता हो जाती है वाटर की। जब हम फसल को जब नीड होती है उस दौरान वाटर की सप्लाई जो करते हैं, सप्लाइंग द वाटर व्हेन क्रॉप नीड, देन इट इज नोन एज इरिगेशन। यानी कि जब फसल को पानी की आवश्यकता होती है उस दौरान हम पानी की सप्लाई करते हैं एक निश्चित इंटरवल के बाद में, उसी को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है, सप्लाइंग ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज नोन एज इरिगेशन। यानी कि अलग अलग इंटरवल के दौरान, जैसे कि हमने सुना है कि गेहूं के अंदर लगभग 60 डेज के बाद में 60 या फिर 20 डेज के बाद में क्या है, उसको पानी वगैरह देने की कुछ सिस्टम होता है। तो उस दौरान अगर पानी नहीं दिया जाता तो फसल का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा पानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है फसल को, क्यों जरूरी है पानी, तो उससे संबंधित पॉइंट्स हमारे पास। नंबर 1 है वाटर इज इंपॉर्टेंट, किसके लिए इंपॉर्टेंट, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, कि पौधों की प्रॉपर ग्रोथ हो, उनका डेवलपमेंट हो, इसके लिए क्या है, पानी की आवश्यकता होती है। सेकंड, वाटर इज एसेंशियल, क्यों आवश्यक है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बीजों के अंकुरण के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। देखो अगर हम ड्राई जो सोइल है उसके अंदर बीज डाल देंगे तो क्या कभी ग्रो करेंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे। तो मिट्टी के अंदर मॉइस्चर होनी जरूरी है, और ये मॉइस्चर कब आ सकती है, जब हम उसको पानी की सप्लाई करेंगे। तो जो बीजों का अंकुरण है वो भी पानी की वजह से ही पॉसिबल होगा। नेक्स्ट है वाटर आल्सो प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का मतलब होता है जो इसको हम बोलते हैं पाला पड़ना। ठंड के टाइम में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस दौरान फसल की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती है। ठीक है, यानी पौधा मर जाता है, और उसके डेड होने का कारण क्या है, फ्रस्ट। फ्रस्ट का मतलब होता है पाला। पाला पड़ने का क्या होगा कि जो पत्तियां हैं उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो जम जाता है, जमने से पत्तियां फट जाती हैं। उससे बचाने के लिए, और हॉट एयर करंट्स मतलब कि जो लू होती है, गर्म हवाएं होती है, जैसे गर्मियों के दिनों में, जैसे अभी गर्मी का मौसम स्टार्ट हो जाएगा और अब हम कॉटन की फसल ग्रो करेंगे, और कॉटन की फसल के अंदर अगर पानी नहीं दिया गया जब वो ग्रो कर रहे हैं उस दौरान, तो क्या होगा कि पौधे हैं वो जल जाते हैं। इसलिए पानी फसल को किसके लिए बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए, और गर्मी तेज लू से बचाने के लिए भी पानी की सप्लाई की जाती है। अब आता है कि इरिगेशन के सोर्स कौन कौन से हैं। अब सोर्स ऑफ इरिगेशन के, सिंचाई के कौन कौन से स्रोत होते हैं, जैसे कुएं, ट्यूबवेल से आजकल हम ज़्यादा पानी की सप्लाई करते हैं। पॉन्ड्स, कुछ जो स्टेट्स है वहाँ पर पॉन्ड्स, लेक्स का यूज़ किया जाता है। रिवर्स से, जहाँ पर नदियाँ ज़्यादा है जिस स्टेट के अंदर, वहाँ पर जो सिंचाई के या इरिगेशन के जो सोर्स है वो ज़्यादातर रिवर्स रहते हैं। डैम हो गया और कैनाल्स होगी, नहरें होगी। जैसे हमारे एरिया के अंदर ज़्यादातर जो सिंचाई होती है वो किससे होती है, नहरों से होती है या फिर ट्यूबवेल से की जाती है। ठीक है, उस प्रकार नेक्स्ट मेथड है मेथड ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई के तरीके कौन कौन से हैं। सिंचाई तो हमने देखा कि क्या था, कि अगर पानी सप्लाई करते हैं जब क्रॉप को नीड होती है एक निश्चित इंटरवल के बाद में, तो उसको तो हम इरिगेशन बोल रहे थे।
अब इरिगेशन की जो मेथड है वो कौन सी, एक तो ट्रेडिशनल मेथड है जो पुराने समय से लोग यूज़ करते आ रहे थे, अब तो ये लगभग बंद हो चुकी हैं। अपने एरिया में क्या लगभग मेरे हिसाब से सभी स्टेट के अंदर ये बंद हो चुकी है। जैसे मोट, जिसके अंदर क्या था, एक चमड़े की मटके नुमा संरचना बनाई जाती थी और कुएं से पानी निकाल करके सिंचाई की जाती थी। चेन पंप का सिस्टम था जिसके अंदर एक पंप का यूज किया जाता था और उसमें खींचने वाला सिस्टम वही था, कुएं से पानी निकाला जाता था परंतु चेन की सहायता से निकाला जाता था। उसके अलावा डेकली, डेकली के अंदर क्या किया जाता था कि एक बकेट नुमा कुछ चमड़े का हो सकता है या बकेट होता था, उसको क्या किया जाता था, एक पोल के साथ, लकड़ी के पोल के साथ से बांध करके उसको कुएं में लटकाया जाता और दूसरी साइड में उसको दबा करके उसको पानी को यूज किया जाता था। रहट, जिसको बेल खींचते थे, बेल उसको टर्न करते थे रहट को, जिससे वो डब्बियों के रूप में कुएं से पानी बाहर निकलता रहता था। तो ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड थी पुराने समय की। आजकल तो जो सिस्टम आ रहे हैं ज़्यादातर हम कौन सा यूज करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करते हैं और ड्रिप सिस्टम यूज करते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम उन क्षेत्रों में यूज किया जाता है जहाँ की जो सोइल है वो क्या है, लेवल के अंदर नहीं है, ठीक है। उन क्षेत्रों में जैसे कि डेजर्ट जो एरिया है वहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम काफ़ी इफेक्टिबल है या पानी की कमी भी रहती है उन एरिया के अंदर। तो इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि एक मेन पंप की सहायता से, मान लो यहाँ पंप है और इस पंप से एक पाइपलाइन आ रही है और इस पाइपलाइन के ऊपर यहाँ पर इस प्रकार से नोजल लगी रहती है, रोटेटिंग नोजल। अब जब पंप से प्रेशर के अंदर जब पानी आएगा तो ये रोटेटिंग नोजल है, इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और ये नोजल क्या करती है, रोटेट करती है। रोटेट करती है तो पानी है वो स्प्रिंकलर के रूप में इस प्रकार से गिरता है। इस मेथड को बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम ज़्यादातर जो गार्डनिंग की जाती है, बागवानी की खेती की जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल मेथड है। इसके ये मेथड है ड्रिप सिस्टम के अंदर। मोस्टली कहीं आप किसी गार्डन में गए हो अपने नज़दीक एरिया के अंदर तो आपने देखा भी होगा। इसके अंदर क्या करते हैं, एक पाइप डाली जाती है छोटी साइज की, वो कहाँ, जहाँ पर प्लांट लगाए जाएंगे उसी की जड़ों के पास से डाली जाती है और यहाँ पर इसके अंदर छेद कर दिए जाते हैं, छोटे छोटे इनमें छेद कर दिया जाएगा। जब पानी इसके अंदर छोड़ा जाएगा तो इन छेद से पानी डायरेक्टली पौधे की रूट को मिलेगा। ये मान लो रूट है यहाँ पर, इसको डायरेक्टली रूट को मिलेगा प्लांट की, ठीक है। इससे बेनिफिट ये होता है, एक तो पानी की वेस्टेज कम होती है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम खुला पानी देते हैं, ओपन सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं, उससे पानी की ज़्यादातर एवापोरेट होकर पानी उड़ जाता है, वैसे भी बहुत ज़्यादा लीकेज की वजह से भी पानी वेस्टेज हो जाता है। परंतु इस सिस्टम के अंदर पानी की वेस्टेज को रोक करके हम क्या कर सकते हैं, अच्छी जो प्रोडक्शन है वो कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। यानी फसल को हमें, वीड्स का मतलब यहाँ पर है खरपतवार। अगर फसल को खरपतवारों से बचाना है, किस प्रकार से बचाएंगे, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये वीड्स है क्या चीज़। तो क्या होता है कि फसल के अंदर जो क्रॉप्स हमने ग्रो की है, उस क्रॉप्स के अंदर अनडिजायरेबल जो प्लांट्स है वो ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि ऐसे पौधे जिनको हमने ग्रो नहीं किया बट वो क्रॉप के साथ अपने आप ग्रो करना शुरू कर रहे हैं, ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं, वीड्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हमने वीट की क्रॉप लगाई है, यानी गेहूं की फसल हमने बोई है और उसके साथ में वीट के साथ में क्या हुआ, एक जो जिसको बोलते हैं, ठीक है, बार्ले जो है वो उसके साथ ग्रो होना शुरू हो गया। गेहूं की फसल है और साथ में क्या हो रहा है, जो भी उसके साथ में कुछ प्लांट्स है वो जो के भी आ गए हैं। तो क्या है, जो के प्लांट है वो गेहूं की फसल के लिए क्या है, वीड्स है, खरपतवार है। हमने उनको बोया नहीं, वो अपने आप ही क्या हो गए हैं, ग्रो होना शुरू हो गया। हो सकता है कि सीड की जो क्वालिटी थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए क्या है कि ऐसे अनावश्यक पौधे, अनडिजायरेबल प्लांट्स विच ग्रोन विद क्रॉप प्लांट्स नेचुरली इज नोन एज वीड्स, ठीक है। जैसे हमने सुना है बथुआ हो गया है, और गेहूं के अंदर एक गुली डंडा हो जाता है, घास होता है, वो भी जब स्टार्टिंग के अंदर जब प्लांट्स ग्रो कर रहा होता है उस दौरान वो उसी जैसा नजर आता है, गेहूं के प्लांट जैसा ही। बट जब उसके अंदर सीड्स आते हैं या उसके फूल लगने शुरू होते हैं तब पता चलता है कि ये अलग घास है एक। तो ये क्या करते हैं, जब ये प्लांट क्रॉप प्लांट के साथ ग्रो होते हैं
तो क्या करेंगे, उसका स्पेस कवर करेंगे, उसको जो लाइट मिल रही है जो क्रॉप प्लांट को मिलनी चाहिए उसके साथ ये यूज करना शुरू कर देंगे। उसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स है उनका यूज करेंगे, जिससे प्लांट्स जो क्रॉप प्लांट्स है उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है और उसका प्रोडक्शन लास्ट के अंदर क्या होता है, कम हो जाता है। ये हमें बहुत बार देखने को मिलता है ऐसी चीजें। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? अब इसको कंट्रोल करने के लिए इसको हटाना जरूरी होता है। तो वीड्स को हटाने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं वीडिंग। अब वीडिंग करने के लिए हमें दो मेथड यूज की जाएगी। एक तो होती है बाय हैंड्स, हाथ के द्वारा उखाड़ना, या इसके लिए हम यूज करते हैं ज़्यादातर खुरपी वगैरह का यूज करते हैं। जिससे क्या है, सबसे जो बेस्ट टाइम होता है इसको ख़त्म करने का वो होता है इसके फ्लावरिंग से पहले, जब इसके फूल लगे उससे पहले ही इसको क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। या तो जब उसकी हम प्लाउइंग कर रहे हैं, सोइल प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस दौरान उसको प्लाउ करके इसको ख़त्म किया जा सकता है। ये ड्राई अप हो जाएगा और बाद में इसको मिट्टी के अंदर मिक्सअप कर दिया जाएगा। या सेकंड मेथड रहती है कि केमिकल्स का यूज किया जाए, और केमिकल्स के रूप में हम यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सुना है 2,4-D आइसोप्रोटोन। ये कुछ केमिकल्स है जिनका यूज किया जाता है वीड्स को खत्म करने के लिए। इनको बोलते हैं वीडीसाइड्स। द केमिकल्स विच आर यूज फॉर किलिंग द वीड्स इज नोन एज वीडीसाइड्स। यानी इनको क्या बोलेंगे, वीडीसाइड्स बोलेंगे, कि जिनका यूज किया जाता है वीड्स को खत्म करने के लिए। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से हम क्रॉप का यहाँ भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब क्रॉप का प्रोटेक्शन भी हो गया, फसल को हमने बचा भी लिया है, खरपतवारों से बचा लिया, सिंचाई भी कर दी है, खाद वगैरह भी दे दी है हमने। अब फसल पककर तैयार हो चुकी है। जब फसल पककर तैयार हो जाए उसके बाद में जो काटने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। द कटिंग क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर, यानी जब वो पककर तैयार हो जाए और उसके बाद में जब हम कटाई करेंगे उसको बोलेंगे हम हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग का जो कार्य है वो किया जाता है सिकल, यानी कि या तो मशीन से करेंगे, सिकल यानी कि दराती के साथ किया जाता है। आजकल इस काम को करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, कंबाइन का भी यूज करते हैं। कंबाइन हम बोलते हैं इसको कंपेन, जो मशीन होती है उसको बोलते हैं कंपेन। कंपेन नहीं होता, वो नाम होता है कंबाइन। कंबाइन मीन्स ऐसी मशीन, द मशीन विच आर यूज फॉर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, जिसका यूज किया जाता है हार्वेस्टिंग कटाई के लिए भी, और थ्रेसिंग यानी कि ग्रेन को जो काफ कचरा वगैरह है, भूसा वगैरह है, उससे अलग करने के लिए। दोनों ही काम एक ही मशीन के द्वारा जब किए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंबाइन। अभी थ्रेसिंग का मैंने आपको बता दिया कि जब फसल की कटाई हो चुकी है, कटाई के बाद में उसमें से जो ग्रेन है उनको सेपरेट किया जाएगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे थ्रेसिंग। ये मेनली हम थ्रेसर का यूज करते हैं इसके लिए, बट मैंने अभी कहा आजकल जो दोनों को मिलाकर हार्वेस्टर मशीन और थ्रेसर को दोनों को मिलाकर एक मशीन बनाई है जिसको बोलते हैं कंबाइन, जिसका यूज बड़े लेवल पे आजकल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि हार्वेस्टिंग भी कर दी, और अब आती है, अब ग्रेन्स है वो हमारे घर पर आ चुका है कटाई होकर। तो नेक्स्ट मेथड रहती है इसके अंदर, वो है स्टोरेज। अब स्टोरेज किया जाएगा ग्रेन। अगर हम चाहते हैं कि इसको नेक्स्ट लंबे टाइम तक हमारे पास ये स्टोर रहे, या अगर गवर्नमेंट चाहती है इसको लंबे समय तक स्टोर करना, तो इसके लिए क्या करेगी, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है, ग्रेन को परचेज करती है। जैसे उनकी पॉलिसी ये रहती है कि ज़्यादातर नमी नहीं होनी चाहिए गेहूं के अंदर, 10% से ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा मॉइस्चर रहती है क्रॉप के प्रोडक्शन के अंदर, जो हमारी ग्रेन्स हम मार्केट के अंदर लेके आए हैं उनके अंदर, तो गवर्नमेंट उसको परचेज नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्या रीजन रहता है कि अगर नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है तो उसके अंदर रेट्स अपना इफेक्ट डालेंगे, माइक्रोब्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो ग्रेन्स है वो खराब हो जाएंगे। इसलिए 10% से ज़्यादा मॉइस्चर ना हो, इसलिए उसको ड्राई अप किया जाता है। ड्राई अप करके उसको स्टोरेज कर दिया, साइलो स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। बड़े लेवल पर जो वेयर हाउस होते हैं वहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउटफुल टॉपिक रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं आपको वो चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूँगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।